स्वागत है आपका सिलेक्शन ड्रीम के यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 की 26 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। इसमें हम आपको करवाने वाले हैं जीके और जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 26 नवंबर की पहली शिफ्ट में पूछे गए हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, विदेशिया नृत्य किस भारतीय राज्य और सामाजिक विषय से संबंधित है? विदेशिया नृत्य जो है मुख्य रूप से बिहार राज्य से संबंधित है। यह एक लोक नाट्य शैली है जिसके जनक भिखारी ठाकुर थे। यह उन सामाजिक समस्याओं और विषयों पर आधारित है जो पुरुष रोजी रोटी के लिए विदेश जाने के कारण उसकी पत्नी और परिवार को झेलने पड़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, मध्य प्रदेश से निकलने वाली गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदी जो गोदावरी की सहायक नदी है, दो प्रमुख नदियां हैं, वैनगंगा और वर्धा। वैनगंगा नदी यह गोदावरी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो शिवनी जिले से निकलती है, और वर्धा यह सतपुड़ा पर्वतमाला से निकलती है। वैनगंगा और वर्धा आगे चलकर महाराष्ट्र में प्राणहिता नदी का निर्माण करती है जो गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश से निकलने वाली अन्य प्रमुख नदियों के बारे में। नर्मदा नदी निकलती है मध्य प्रदेश से। इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक अनूपपुर जिले में, और इसका प्रवाह होता है पश्चिम की ओर बहती है यह, और खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। ताप्ती या तापी नदी, इसका उद्गम स्थल बैतूल जिले में मुल्ताई नामक स्थान से होता है। इसका प्रवाह पश्चिम की ओर है, नर्मदा के समांतर बहती है यह नदी, और यह खंबात की खाड़ी में गिरती है। अगली नदी है चंबल। चंबल नदी का उद्गम स्थल इंदौर जिले में जानापाव पहाड़ी है। इसका प्रवाह उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर बहती है, यमुना नदी में मिलती है, और यह गंगा तंत्र का हिस्सा है। अगली नदी देखेंगे सोन नदी। सोन नदी जो है इसका उद्गम स्थल अमरकंटक अनूपपुर जिले में है। इसका प्रवाह उत्तर की ओर है। इसका समापन गंगा नदी में यह मिलती है। अगली नदी है बेतवा नदी। बेतवा नदी का उद्गम स्थल रायसेन जिले के कुम्हरा गांव में है। इसका प्रवाह उत्तर पूर्व की ओर है, और यह नदी यमुना नदी में मिलती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत और पाकिस्तान को किस अधिनियम के तहत अलग किया गया था? भारत और पाकिस्तान को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत अलग किया गया था। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा जुलाई 1947 में पारित किया गया था, और इसके आधार पर 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश भारत को दो स्वतंत्र प्रभुत्व में विभाजित कर दिया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। यह अधिनियम 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ, और इसी तिथि पर भारत में ब्रिटिश शासन का समाप्त हो गया। इस अधिनियम का मुख्य प्रावधान ब्रिटिश भारत को विभाजित करके दो स्वतंत्र और संप्रभु देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण करना था। अगला प्रश्न पूछा गया था, माता टीला बांध की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? माता टीला बांध की विद्युत उत्पादन क्षमता 30.6 मेगावाट है। यह क्षमता 10.2 मेगावाट की 3 विद्युत उत्पादन इकाइयों से प्राप्त होती है। माता टीला बांध का आधिकारिक नाम रानी लक्ष्मीबाई बांध है। यह बांध बेतवा नदी पर निर्मित है। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसका मुख्य उद्देश्य बिजली उत्पादन के साथ साथ सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण भी है। यह बांध मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में स्थित है, लेकिन यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इस बांध का निर्माण कार्य 1958 में पूरा हुआ था। अब हम अन्य प्रमुख बांधों के बारे में देखते हैं। इंदिरा सागर बांध है। यह बांध नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है, और इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट है। सरदार सरोवर बांध, यह नर्मदा नदी पर गुजरात में स्थित है, और यह परियोजना में एमपी की हिस्सेदारी है। इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 1450 मेगावाट है। भाखड़ा नागल बांध, यह बांध सतलुज नदी पर स्थित है, और इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 1325 मेगावाट है। टिहरी बांध, यह भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में स्थित है, और यह बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 2400 मेगावाट है। अगला प्रश्न पूछा गया था, इंटेलिजेंस ब्यूरो के वर्तमान महानिदेशक कौन है जिनका कार्यकाल जून 2026 तक बढ़ा दिया गया है?
इंटेलिजेंस ब्यूरो के वर्तमान महानिदेशक है श्री तपन कुमार डेका। उनका कार्यकाल हाल ही में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है और वह जून 2026 तक इस पद पर बने रहेंगे। ये 1988 बैच के IPS अधिकारी है। उन्हें आतंकवाद रोधी विशेषज्ञ माना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था 1952 से 1956 तक की अवधि के दौरान लोकसभा में कुल कितनी बैठकें आयोजित की गई थी? इसका आंसर होगा 1952 से 1956 के अंत तक प्रथम लोकसभा में कुल 677 बैठकें आयोजित की गई थी। 1952 से 1956 के बीच लोकसभा के 15 सत्र आयोजित हुए थे। प्रथम लोकसभा का पूर्ण कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक था। अगला प्रश्न पूछा गया था हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस महत्वपूर्ण धातु की जानकारी नहीं थी? हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। हड़प्पावासी कांस्य युग से संबंधित थे। वे तांबा, कांसा, सोना और चांदी का उपयोग करना जानते थे, लेकिन लोहे का उपयोग भारत में इसके काफी बाद वैदिक काल के उत्तरार्ध में शुरू हुआ। अगला प्रश्न पूछा गया था इंदौर के रेलवे स्टेशन का कोड क्या है? इंदौर रेलवे जंक्शन का रेलवे स्टेशन कोड है INDB। रेलवे कोड से संबंधित हमने हमारे चैनल पर एक वीडियो अपलोड कर दी गई है। उसमें मध्य प्रदेश में स्थित सभी स्टेशन के रेलवे कोड दिए हुए हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वह वीडियो देखिए, क्योंकि स्टेशन कोड से संबंधित हर शिफ्ट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब अगला प्रश्न देखेंगे हम, यदि मनुष्य में निषेचन नहीं होता है तो आगे क्या प्रक्रिया होगी? इसका आंसर होगा यदि मनुष्य में निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है तो अंडाणु का विघटन होगा। अंडाशय से निकला हुआ अनिषेचित अंडाणु लगभग 12 से 24 घंटे के भीतर नष्ट हो जाता है। गर्भाशय की जो मोटी आंतरिक परत बनी थी वह हार्मोन का स्तर गिरने के कारण टूट जाती है। यह टूटी हुई परत रक्त और अन्य ऊतकों के साथ मिलकर शरीर से बाहर निकल जाती है। इस प्रक्रिया को मासिक धर्म या मासिक चक्र की शुरुआत कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कपड़ों को डिटर्जेंट में धोने के बाद सूखने पर अक्सर उन पर सफेद रंग का दाग क्यों निकल आता है? यह सफेद दाग मुख्य रूप से जल की कठोरता और डिटर्जेंट या साबुन के घटकों के कारण होता है। जब हम कठोर जल का उपयोग करते हैं तो पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन अधिक होते हैं। ये आयन डिटर्जेंट में मौजूद सोडियम या पोटेशियम लवणों के साथ क्रिया करके अघुलनशील कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण या फेनिल मेल बनाते हैं। ये अघुलनशील पदार्थ पानी के साथ घुलते नहीं हैं और धोने के बाद कपड़ों के रेशों में चिपक के रह जाते हैं। जब कपड़ा सूखता है तो यही मेल या अघुलनशील लवण सफेद भद्दे दाग के रूप में दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था सूर्य डूबते या उगते वक्त बड़ा क्यों दिखाई देता है? सूर्य डूबते या उगते वक्त बड़ा दिखाई देने का कारण वायुमंडलीय अपवर्तन है। जब सूर्य क्षितिज के करीब होता है तो सूर्य से आने वाले प्रकाश किरणें वायुमंडल में सबसे लंबी दूरी तय करती है। पृथ्वी की सतह के पास हवा अधिक सघन होती है, जबकि ऊपर की परतें कम सघन होती है। प्रकाश वायुमंडल की इन विभिन्न सघनता वाली परतों से गुजरते हुए बार बार मुड़ता है। इस अपवर्तन के कारण सूर्य का ऊपरी और निचला किनारा अलग अलग मात्रा में मुड़ता है, जिससे सूर्य का बिंब चपटा और आकार में बड़ा दिखाई देता है, भले ही उसका आकार वास्तविक आकार से न बदला हो। अगला प्रश्न पूछा गया था प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना में किस रंग का विचलन या विक्षेपण सबसे कम होता है? वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का विचलन या विक्षेपण सबसे कम होता है, क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। जिस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है माध्यम के लिए उसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। विचलन अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, क्योंकि लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, इसलिए यह प्रकाश किरण को अपने मार्ग से सबसे कम मोड़ता है। इसके विपरीत बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और इसलिए इसका विचलन सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था विद्युत जनरेटर किस वैज्ञानिक प्रक्रिया या सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत जनरेटर जो है मुख्य रूप से विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है।
यह सिद्धांत माइकल फेराडे द्वारा दिया गया था। इसके अनुसार जब एक बंद कुंडली और एक चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, जिसके कारण इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है। जनरेटर का मुख्य कार्य यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना है। जनरेटर में टरबाइन की मदद से आर्मेचर कुंडली को चुंबकों के बीच घुमाया जाता है। यह घुमाव कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र के बीच आवश्यक सापेक्ष गति उत्पन्न करता है, जिसके परिणाम स्वरूप बिजली पैदा होती है। अभी हमने 26 नवंबर 2025 की एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में, उन्हें देखा है, जिसमें जीके और जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे और उन प्रश्नों से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट भी बताए गए थे जो कि आने वाली शिफ्टों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे अगली शिफ्ट के क्वेश्चन जो कि एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसीलिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।